Bismillahirrahmanirrahim. I'm Safia Malik from Government College for Women, F Block, Rawalpindi. हम चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज स्टडी की जो कि जेनेटिक्स से मुताल्लिक हैं, और बाकी लॉज पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप उन टर्मिनोलॉजीज से फेमिलियर हों और उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके लॉज पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेंडल के बारे में फेमिलियर हो जाएं कि मेंडल कौन था और उसने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। ठीक है। मेंडल laid the foundation of classical genetics by formulating 2 laws of heredity. He was a priest. He performed series of breeding experiments on garden pea. इनको स्वीट पीस भी कहते हैं। पिसियम सेटाइवम ये उसका बोटेनिकल नेम है उन स्वीट पीस का जो उसने स्टडी किए थे। ठीक है। और 11 इयर्स तक उसने काम किया था इन गार्डन पीस पे, और फिर उसके बाद उसने लॉज दिए थे जिनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। उसने 2 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के। नंबर 1 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and second law was law of independent assortment. अब रीज़न्स क्या थी मेंडल के सक्सेस की, क्योंकि उस वक्त जाहिर है कि और भी बहुत से साइंटिस्ट काम कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों पे, जेनेटिक्स के लॉज पे। तो रीज़न्स क्या हैं कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ। उसमें पहली चीज़ है उसकी अप्रोच। ठीक है। और सेकेंड इज़ हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। उसकी अप्रोच किस तरह से बाइस बनी उसकी सक्सेस का, कि मेंडल की अप्रोच सिस्टमैटिक थी। उसने जो अपना वर्क स्टार्ट किया उसने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ प्रोड्यूस करवाई। ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ जिसमें कोई फिर मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स ना हो वो प्रोड्यूस करवाई उसने। एंड स्टडीड 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम। उसने एक वक्त में एक कैरेक्टर को स्टडी किया। His approach was statistical and kept all the data in terms of ratio. ठीक है। फिर वो नंबरिंग करता था, न्यूमेरिकल तरीके से चलता था कि कितने इंडिविजुअल्स थे, कि एक जनरेशन के टोटल कितने प्लांट्स थे, उसमें कितने एक टाइप के थे, कितनी दूसरी टाइप के थे। उसका वो बाकायदा एक रिकॉर्ड रखता था, फिर उसको डेटा की रेशोज़ निकालता था, और फिर उसके बाद उसको क्लियर हो जाता था कि इस जनरेशन में इतने लोग, इतने जो थे प्लांट्स इस करेक्टर के थे और जो दूसरे थे उनका करेक्टर क्या था। उसके अलावा टू गेट ईज़िली रिकग्नाइजेबल रेशो ही यूज्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ये जाहिर है उसने काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्लांट उगाता था, तो तभी उसके पास रेशोज़ जो थे वो ईज़िली रिकग्नाइजेबल आते थे। सेकंड चीज़ है उसकी चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, कि उसने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज़ किया था पिसियम सेटाइवम, उसकी वजह क्या थी। वो उसकी वजह क्या थी कि इट वाज इजी टू कल्टीवेट, उसको ग्रो करना आसान था। किसी भी छोटे से गार्डन में छोटी सी जगह पर वो ग्रो करवा सकता था। फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स वो होते हैं कि जो कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स उसके यानी एंड्रोशियम और गैनीशियम एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हों। उसके बाद नेक्स्ट उसकी क्वालिटी क्या थी इस प्लांट की। इट इज़ नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी डन। ठीक है। कि नॉर्मली जब उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ प्रोड्यूस करनी होती थी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता था, लेकिन जब उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी होती थी तो उसके क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती थी। एक और एडवांटेज क्या था, टाइम गैप बिटवीन द जनरेशन रेजिंग इज़ शॉर्ट, कि थोड़े से टाइम पीरियड में उनकी जो अगली जनरेशन है तैयार हो जाती थी, उसको पता चल जाता था कि उनके इन क्रॉसेस का रिज़ल्ट क्या है, कि नए सीड्स उसके पास कम टाइम में आते थे। नए सीड, फ्लावर, नए प्लांट, जो कुछ उसने देखना होता था कैरेक्टर, वो कम टाइम में स्टडी कर सकता था। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट, pea plant has very sharply distinct traits with 2 clear-cut alternative and contrasting pair forms, यानी कि एलील्स, कि उसने जितने कैरेक्टर स्टडी किए उनकी बड़े कंट्रास्टिंग और क्लियर कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए थे, जैसे शॉर्ट और टॉल। ठीक है। उसके बाद पर्पल फ्लावर है या वाइट फ्लावर है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि बड़े क्लियरली उनका फ़र्क आपको नज़र आ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, मेंडल स्टडीड 7 traits ऑफ गार्डन पी विद डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि 7 कैरेक्टर्स उसने जो स्टडी किए तो उसकी 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स उसने कैसे वो बनाई, और उसमें न्यूमरस वैरायटीज़ अवेलेबल थी, और ये जो प्लांट्स थे दे प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से इसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो इसके लिए कन्वीनियंट रहा। ही वॉज लकी कि उसने ये चूज़ किए थे। अच्छा, ये आप देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने स्टडी किए गार्डन पी के। उसने सबसे पहले ली प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट उसमें 2 कंट्रास्टिंग उसने कैरेक्टर्स चूज़ किए थे, टॉल हो सकता है प्लांट या शॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट उसने लिया फ्लावर कलर का कि पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है, यानी कोई इंटरमीडिएट कलर नहीं है, ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ उसकी हैं, या पर्पल होगा या वाइट होगा। फिर उसके बाद फ्लावर की पोजीशन कि फ्लावर किस जगह पर निकल रहा है, कि क्या लीफ की जंक्शन पे है, जो मेन स्टेम है और लीफ की जंक्शन पे है अगर तो उसको एक्सियल बोलते हैं, और अगर टिप्स ऑफ द ब्रांचेस पे है तो उसको टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, कि एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। फिर जो उसके पॉड्स हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल मटर जैसी इसकी शक्ल है, इसीलिए इसको स्वीट पी कहते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, वो ग्रीन हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं। फिर पॉड की शेप का उसने स्टडी किया कि वो इनफ्लैटेड हो सकते हैं या कंस्ट्रिक्टेड, या उसके ऊपर ऐसे एक मतलब मार्जिन से बने हुए हों, जो अंदर सीड्स हैं उनकी आपको शेप बाहर से नज़र आ रही हो, कंस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट सीड का कलर था, वो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। उसके बाद सीड की शेप राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, तो उसने ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो स्टडी किए हैं, लेकिन उसने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ जो हैं या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस 14 प्रोड्यूस करवाई हैं। ये देखिए कि अगर टोटल कैरेक्टर्स प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, उसके बाद पॉड कलर, पॉड की शेप, उसका सीड का कलर और सीड की शेप, ये टोटल अगर कैरेक्टर्स आप स्टडी करें तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब आप उनको कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलील्स की फॉर्म में देखेंगे तो वो 14 एलील्स होंगे। देखिए, टॉल का, शॉर्ट का, पर्पल, वाइट, ये एक्सियल या टर्मिनल फ्लावर, ये इनफ्लैटेड या डीफ्लैटेड इसके पॉड्स होंगे, सॉरी कंस्ट्रिक्टेड होंगे, या ग्रीन या येलो इसके पॉड्स हैं, या इसकी सीड का कलर जो है वो भी येलो या ग्रीन है, या सीड की शेप भी राउंड है या रिंकल्ड है। तो ये टोटल 14 इसने प्योर ब्रीडिंग लाइंस प्रोड्यूस करवाई, जो कि टोटली उनमें कोई मिक्सिंग नहीं थी। और ये प्योर ब्रीडिंग लाइंस जो हैं उसने जब सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाई या उनको जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसने उसको कहा कि ये मोनो हाइब्रिड था। ठीक है, मोनो हाइब्रिड कि उसने जब नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसे टॉल और शॉर्ट को जब क्रॉस करवाया जाएगा तो एक कैरेक्टर है, इसको जब वो क्रॉस करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में वो इसकी जो होगी वो मोनो हाइब्रिड कहलाएगी। ठीक है, तो ये मोनो हाइब्रिड थे। He cross-fertilized a true-breeding round-seeded male plant with a true-breeding wrinkle-seeded female plant. ये देखिए, ये आप देखिए कि इसमें कैपिटल आर P1 है, ये पेरेंट्स हैं कि राउंड, और स्मॉल आर रिंकल्ड। अब जितनी टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ उसके मुताबिक आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और डोमिनेंट और होमोजाइगस ये वाला प्लांट है, और जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव और होमोजाइगस है। इसकी जब फर्टिलाइजेशन करवाई गई तो उसमें जो इसकी F1 जनरेशन थी वो उसमें ज़ाहिर है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ गए। इसकी F1 जनरेशन जो है ये अब होमोजाइगस नहीं रही, ये हेट्रोजाइगस हो गई है, क्योंकि इसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसकी फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटिपिकली ये जो है ये राउंड होगी, लेकिन जीनोटिपिकली क्या है, ये हेट्रोजाइगस हो गई है कि ज़ाहिर है इसमें दोनों एलील मौजूद हैं, राउंड का भी और रिंकल्ड का भी। ये सीड की शेप की बात हो रही है इस वक्त। अब उसने जब F1 जो प्लांट्स आए थे उनसे F2 हासिल करने के लिए F1 को सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाया। सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाने का क्या मतलब है कि F1 ही एक फ़ीमेल
के तौर पर ली और F1 में से ही एक मेल पेरेंट लिया। फिर उनके गेमीट जब बनवाए और उनको क्रॉस किया तो ये देखिए कि उसका जो रिज़ल्ट था, मैं अभी आपको मज़ीद बताती हूँ कि गेमीट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसके रिज़ल्ट क्या था, ये आप देखिए कि उसमें 3 तरह के थे। ये अगर जीनोटिपिकली देखें तो 3 टाइप्स हैं, अगर फिनोटिपिकली देखें तो 2 टाइप्स हैं। ये देखिए राउंड 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 और रिंकल्ड, 3:1 रेशो। अगर आप फिनोटाइप की रेशो की बात करें तो 3:1 है कि 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, जितना भी उसका नंबर था ये रेशो है, ठीक है। अगर आप जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि आर 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 कैपिटल आर ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर हीट्रोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है। अगर इसकी फिनोटाइप की आप बात करेंगे तो वो राउंड होगी और जीनोटाइप इसकी क्या है, हीट्रोजाइगस है। उसके अलावा स्मॉल आर ये कैरेक्टर जो है ये क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, होमोजाइगस कंडीशन में है और ये रिंकल्ड सीड्स को शो करता है। अब ये चीज़ मैं आपको इस पे बना के भी बता देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंड इस तरह से भी हो जाएगी कि ये आप देखिए कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कैपिटल आर एक पेरेंट है और स्मॉल आर इसका दूसरा पेरेंट है, ठीक है। अब कैपिटल आर के तमाम गेमीट्स जो हैं एक तरह के होंगे और स्मॉल आर के तमाम गेमीट्स एक तरह के होंगे, ठीक है। ये इसके गेमीट्स हैं, ये इसके गेमीट्स हैं। अब सपोज़ इनमें से कोई भी एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल के लिए ये वाला साइन होता है, सर्कल के नीचे एक प्लस का निशान, और मेल के लिए सर्कल के ऊपर एक ये एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब दिस इज़ F1 जनरेशन, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या है, ये अब F1 जनरेशन बन गई है। और ये जो ये ऊपर वाले हैं ये क्या है, P1 है, ये P1 ये पेरेंट्स हैं, P1 है। अब F1 जनरेशन को अगर वो सेल्फ फर्टिलाइज करवाता है दोबारा F1 के साथ ही, ठीक है। अब इन्हीं में से एक फीमेल होगा एक मेल होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अब ये F1 के जो गेमीट्स हैं ये 2 तरह के होंगे। इनमें एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। तो F1 जनरेशन को जब सेल्फ फर्टिलाइज उसने करवाया तो क्या है, ये एक पूना स्क्वायर है जो आपकी बुक में है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि आगे भी ये स्क्वायर आपको हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। कि एक साइड पे आप मेल गेमीट को रख लें, एक साइड पे आप इसके फीमेल गेमीट्स रख लें। सपोज़ किसी भी साइड पे आप मेल या फीमेल रख सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फर्ज़ करें कि इधर फीमेल गेमीट्स हैं, ये मेल गेमीट है। अब नेक्स्ट जनरेशन कैसे आपने स्क्वायर को कैसे फिल करना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये पहले वाले के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखिए कि इसकी अगर आप फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो राउंड 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 और रिंकल्ड, ठीक है, कि 3:1 रेशो आती है किसकी, राउंड की और रिंकल्ड की। ये रेशो आ रही है राउंड और रिंकल्ड की। लेकिन आप जब इसकी जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे तो ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दूसरा फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर जो एंड वाला है वो है स्मॉल आर। तो क्या है, फिनोटिपिक रेशो में ये 3 राउंड और ये 1 रिंकल्ड। लेकिन अगर आप इसकी जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो उसमें क्या है, 1 2 एंड 1 1 2 एंड 1। ये क्या है, 1 है डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ये देखिए ये कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस है,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, हीट्रोजाइगस है, लेकिन ये करेक्टर अगर फिनोटाइप की बात करें तो राउंड है, लेकिन ये हीट्रोजाइगस है। और स्मॉल आर जो है ये होमोजाइगस है और ये रिसेसिव करेक्टर है। तो अगर जीनोटिपिक रेशो आएगी 1:1 और जो फिनोटिपिक रेशो है वो आएगी 3:1। ठीक है, अब मैंने आपको ये इस तरह से बना के भी बता दिया है, और जो बुक की डायग्राम है वो भी आपको ज़ाहिर है कि नज़र आ रही है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोबारा से, कि ये आप देख लीजिए दोबारा। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव P1 जनरेशन, उसकी F1 जो है ये देखिए कि हीट्रोजाइगस हो गई है। F1 को जब क्रॉस फर्टिलाइज़ करवाया, इसके जब गेमीट्स बनवाए हैं, तो ये देखिए 3:1 रेशो इसकी है फिनोटिपिक और 1:1 रेशो इसकी आई है जीनोटिपिक रेशो। इस तरह से आप इस लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, the two coexisting alleles for each trait in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles। ठीक है, ये आपने देख लिया कि क्या हुआ था जब कैपिटल आर था तो जो गेमीट में गया था वो एक कैपिटल आर गया था, तो इसलिए ये सेपरेट हो गए एक दूसरे से, और ये एलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट व्हेन जाइगोट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, कि जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, रैंडम फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बना, तो दोबारा से वो एलील्स आपस में आके मिल गए। दिस इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है ताकि आप फिर उसके बाद जो अगला लॉ है उसमें 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया गया है, तो पहले आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी उसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।